चलिए देखिए, अब हम लोग के केवल है ना जो डिजीज थी वही बची है। कल मैंने वो आप लोग को बता ही दिया था। वैक्सीनेशन आप लोग समझ ही गए। देखिए, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये जितने भी होते हैं, इसी तरह प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, आपको ये प्लाज्मोडियम नाम का ये दिख रहा होगा, ये पिक्चर दिख रही होगी राइट साइड में ऑनलाइन वालों को। तो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया का नाम सुना है आपने? होता है क्या, देखते हैं। Malaria can be fatal disease for human being. Approximately 300 million people around the world get infected with malaria every year. More than 2 million people die every year due to malaria disease. Malaria mostly tropical region, जहां मच्छर जो मॉस्किटोज होते हैं ज्यादा ब्रीड कर सकते हैं। आपको पता है ठंडे इलाकों में ज्यादा मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर सकते। अभी आपको मच्छर नहीं काट रहे हैं ना, क्योंकि सर्दी है। हाँ, और जहां ज्यादा सर्दी केवल पड़ती है वहां मॉस्किटो तो ब्रीड ही नहीं कर सकते। तो ट्रॉपिकल रीजन मतलब कि 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे वाले के बीच वाला जो इलाका होता है वहीं पर मोस्टली ब्रीड करते हैं। तो यहाँ इसके चलते पूरी दुनिया में 300 मिलियन पीपल सरवाइव करते हैं, हो जाता है, और हर साल 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग मर भी जाते हैं दुनिया में। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण होता है। पैरासाइट का मतलब परजीवी। प्लाज्मोडियम डायरेक्ट आपके अंदर नहीं आता, वो मॉस्किटो के अंदर जाता है, और मॉस्किटो के बाइट करने के बाद मॉस्किटो के शरीर से आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट वेक्टर, द फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो which feeds on human blood. Male anopheles mosquito feeds upon plant juices. अब कैसे बोलूं, लेकिन सुन लीजिए आप लोग। जो मॉस्किटोज होते हैं सब फीमेल मॉस्किटो ही खून पीती है इंसानों का। ठीक है ना, मेल जो होते हैं, जो मॉस्किटो होते हैं, वो प्लांट पे या जो फूलों का है ना जो जूस होता है, रस, वो ही पी करके किसी तरह बेचारे अपना जीवन काट लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में घर पे पूछ लिए, फीमेल मॉस्किटो क्यों पीती है खून? लेडीज मच्छर काटती हैं। देखो सब अब उधर से सबने खुजली हुई। बेटा ऐसा कोई रीजन नहीं पता, क्योंकि मैं आपको बताऊं, फीमेल मॉस्किटोज मतलब उनका डाइट ही ऐसा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे शेर घास नहीं खा सकता, ठीक है ना, उसका जो मेटाबॉलिज्म है उस ग्रास को नहीं पचा सकता, उससे कोई एनर्जी नहीं ले सकता। उसी तरह फीमेल मॉस्किटो का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो किसी भी तरह फ्लावर के या प्लांट के जूसेस पे नहीं उसको सरवाइव कर सकती, उससे एनर्जी नहीं ले सकती, उसको ब्लड से ही एनर्जी मिलती है, इसलिए ऐसा। सर हाँ सर, ये लेडीज मच्छर पीती है खून। वो अगर वैसा मच्छर पिएगा, वो लड़का मच्छर पिएगा तो क्या उसको? अच्छा, आपने शेर को घास खाते देखा है क्या? जबरदस्ती भी खा ले। गाय को देखा है मांस खाते हुए कि मांस खाना स्टार्ट कर दिए गाय ने? नहीं ना, तूने उल्टी कर देंगे, नहीं खा सकते, सिंपल सी बात है। तो बेटा वो खा ही नहीं सकते, उनका मेटाबॉलिज्म उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इंसान है मतलब बहुत सारी चीज खाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हम मुंह के अंदर डालें तो है ना, अंदर से ऑटोमेटिक वो बाहर आ जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी। उसी तरह का आप कॉन्सेप्ट समझ सकते। सिम्टम्स, मलेरिया पे फोकस करो बेटा, फीमेल और मेल मॉस्किटो पे नहीं। लेकिन ये याद रखना होगा किस फीमेल मॉस्किटो के काटने से हमें मलेरिया होता है। कौन बचा बताएगा, बताइए आप लोग। सब है ना मच्छर के खून पे ही रह गए, जो मेन कॉन्सेप्ट वही भूल गए। एनोफ्लीज नाम की जो मॉस्किटो होती है, फीमेल मॉस्किटो, उसी के बॉडी के अंदर, प्रोटोजोआ नहीं बोलेंगे, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बोलेंगे, ये भी बोलना पड़ेगा। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ एनोफ्लीज नाम की मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके बॉडी में सरवाइव करती है, और जब एनोफ्लीज नाम की मॉस्किटो आपको बाइट करेगी किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो उसको मलेरिया हो जाएगा। समझ मेरी बात आपको? चलिए, सिम्टम क्या होता है मलेरिया का? मेन सिम्टम ऑफ मलेरिया इंक्लूड हेडेक, nausea, muscular pain and high fever,
ठीक है। Each malarial attack is of 6 to 10 hour duration and consists of the 3 stages: cold stage, sweating stage, और तीसरा स्टेज कहाँ गया? एंड प्रिवेंशन। नो, स्वेटिंग स्टेज और तीसरा स्टेज कहाँ चला गया? हाँ सॉरी, दूसरा हॉट स्टेज और तीसरा स्वेटिंग स्टेज, ठीक है। 6 से 10, जैसे ही आपको मॉस्किटो ने बाइट किया तो 6 से 10 घंटे के अंदर असर पता चलने लगेगा। पहले आपको बहुत ज्यादा कपकपाने वाली सर्दी का एहसास होगा, बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, सर्दी लगेगी। उसके बाद जी, उसके बाइट करने के 6 से 10 घंटे के बाद सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, बहुत ठंडी लगेगी, है ना। घर वाले जितने भी रजाई कंबल तके सब आपके ऊपर डाल दें। उसके बाद क्या होगा कि हाई फीवर चढ़ेगा, बहुत ज्यादा शरीर तपने लगेगा, ठीक है। फास्टर रेस्पिरेशन, आप तेजी से सांस लोगे, हार्ट बीट भी बहुत तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? स्वेटिंग, पसीना आएगा बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है? ड्यू टू प्रोफ्यूज स्वेटिंग, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गोज डाउन टू नॉर्मल. Even after the patient is cured of malaria, the patient feels weak and becomes anemic. Malaria may also secondarily cause enlargement of spleen and liver. Presence of malarial parasite can be checked by blood test. आपने देखा होगा फीवर जब भी आप लोग को आता है तो देखा होगा ना, पसीना कभी कभी आने लगे। जैसे पसीना आएगा ना तो मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि फिर वो शरीर का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। तो तीसरा स्टेज क्यूरिंग स्टेज है। जैसे ही आपको पसीना आने लगे, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन और कुछ भी क्योरमेंट का कोई भी इलाज ट्रीटमेंट कराते हो, तो आपके अंदर की जो फीवर है ना वो डाउन होने लगेगा, ठीक है, और फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल निगेटिव भी हो गए, मलेरिया का इन्फेक्शन खत्म भी हो गया, फिर भी आप वीक फील करोगे, है ना, कमजोरी का एहसास होगा, और एनेमिक मतलब कि हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। अब बेटा देसी तरीके में बोले तो खून की कमी, लेकिन आपको पता है खून तो कम नहीं होता है, हेमोग्लोबिन की कमी। चलिए अब देखिए, स्प्लीन हमारे ब्लड का पार्ट होता है जिसमें ब्लड बनता है, स्प्लीन और लीवर, ये भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं मलेरिया से। लेकिन जो मेन जानने वाली बात है कि आखिर ये मलेरिया आया कहां से, मलेरिया शब्द का नाम किसने दिया और कैसे इसका नाम पड़ा। द नेम मलेरिया वाज proposed by Maculloch in 1827, C.L.A. Lavrain in 88, a French physician discovered the Malarian parasite Plasmodium in the blood of a malaria patient. एक मलेरिया का पेशेंट था, उसके बॉडी के अंदर से फ्रेंच फिजिशियन C.L.A. लेवरेन ने 1880 में इसकी पहचान की। किसी को फीवर था तो उसके बॉडी से जब ब्लड सैंपल लिया तो उसमें इस अलग टाइप का ये प्लाज्मोडियम नाम का जो भी प्रोटोजोआ था उन्होंने फाइंड आउट किया, रिकॉग्नाइज किया। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी इन 1907। उन्होंने इस चीज को, मतलब पहले आप ये तो पता लगा लोगे ना कि वो बीमारी हो किस चीज के कारण रही, तभी तो उसका इलाज निकालोगे। तो मलेरिया के पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को खोजने के कारण ही 1907 में इनको नोबेल प्राइज मिला। पहनो तो गर्मी लगे, खोले तो सर जाए कहाँ। थैंक यू सर। रोनाल्ड रॉस in 1897, a British physician confirmed that malaria is caused by malarial parasite and mosquito is the vector. He received Nobel Prize for the discovery in 1902. ठीक है, 1907 में तो इनको नोबेल प्राइज मिला। किनको? लेवरेन को, जिन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडियम को फाइंड आउट किया था। 18 और उसके बाद 1902 में किसको मिला था? इनसे भी पहले उन्होंने ये बताया था कि ये जो प्लाज्मोडियम नाम का जो ये प्रोटोजोआ है ये इंसान के ब्लड में होता है, सॉरी इंसान, इसके कारण मलेरिया होता है, लेकिन इसको ले जाने और ले आने वाला जो वाहक है, वेक्टर है, वो मॉस्किटो होता है। समझ में आया बात आप लोगों को?
वैसे ये सब पेपर में नहीं आने वाला आप लोग के। कौन इतना डीपली जाके पूछेगा? जो एनसीईआरटी में वो आपका टीचर पूछेगा, बाद बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। तो 3-4 टॉपिक है के बारे में बता दो, के बारे में। तो बेटा जिंदगी में मजा तो वो है ना जब आपका पेट कभी भरे नहीं नॉलेज लेकर के। वो मजा ही क्या है जब आपने ओपन किया और फिर क्लोज कर दिया। वो नॉलेज की भी कोई बाउंड्री है क्या? Recently, Alan Porter and his team produced a genetically engineered aquatic bacteria at National Institute of Singapore. When mosquito larva feeds on this bacteria, these get killed by the toxic substances produced by the bacteria. This can prove to be an effective biological control method against malaria. तो एलन पोर्टर ने अपनी टीम के साथ कुछ रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या किया? एक्वेटिक बैक्टीरिया बनाया, पानी में सरवाइव करने वाला बैक्टीरिया। वो क्या करता था कि ये बैक्टीरिया जाकर के जैसे ही मॉस्किटो ब्रीड करने लगते थे ना, तो उनके लार्वा को खा जाता था। समझ रहे ना? ये क्या करता था कि मॉस्किटो उनके लार्वा को खा जाता था, मच्छरों के। तो जब मच्छर ही नहीं रहेंगे तो आपको, जब मच्छर नहीं तो वो प्लाज्मोडियम ले जाने वाला गाड़ी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि नरेला बॉर्डर पे सॉरी या पाकिस्तान बॉर्डर पे आतंकवादी उतर गए, ठीक है ना? अब उनके पास कोई गाड़ी सवारी ही नहीं रहेगी तो कितना पैदल दौड़ के आएंगे, और कोई आने का तरीका नहीं, आएंगे तो गाड़ी से आ सकते हैं। और आपने, मोदी सरकार ने सारी गाड़ी गायब करवा दी, तो आप आतंकवादी सुरक्षित हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, एलन पोर्टर ने ये बैक्टीरिया बनाया था खुद जी। उन्होंने अपने लेबोरेटरी में, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर लिखा तो है, अपने इस इंस्टीट्यूट में, लेबोरेटरी में उन्होंने ये बैक्टीरिया बनाया, ठीक है ना? बैक्टीरिया बनाने का मतलब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। बैक्टीरिया बनाने का मतलब यह था कि कोई आर्टिफिशियल नहीं बनता। कुछ बैक्टीरिया को ऐसे कंडीशन में रखना, या 2-4 चीज का डीएनए निकाल के किसी के अंदर डीएनए इंजीनियरिंग करके, एक ये मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल ही था बैक्टीरिया, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं। तो इसी तरह से बनाया गया और ये मच्छरों के लार्वा को खा जाता था, ठीक है? और इसी को बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहा जाता था, कि हम मॉस्किटो को ही ब्रीड नहीं होने देंगे। अगर यहाँ पर जितने इंसान हैं सबको खत्म कर दिया जाए और आगे आने वाले किसी भी, क्या कहते हैं, जनरेशन, तो फिर जनरेशन आएगी कैसे, है ना? चलिए प्रिवेंशन देखते हैं क्या कर सकते हैं। मलेरिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। अरे उदित क्यों परेशान हो रहे हो यार, क्या प्रॉब्लम? Malaria is an infectious disease. It can spread from as infected person to a healthy person. ये infectious disease भी है। अगर किसी को मलेरिया हो रखा है, आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी हो जाएगा। और वो कैसे? By the bite of female antelope mosquito. The only way to prevent malaria. अच्छा ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको नहीं, भगवान ना करे, दुश्मन को किसी को मलेरिया हुआ है, हाँ, किसी पाकिस्तानी को मलेरिया हुआ है, उसको मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, ठीक है? तो उस इंसान के ब्लड में जो प्लाज्मोडियम था वो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है ना? अब वो मॉस्किटो अगर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो प्लाज्मोडियम फिर वहां पर जाके उसने ट्रांसफर कर दिया हेल्दी पर्सन को, और इस तरह से मलेरिया एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब मॉस्किटो से, ऐसा नहीं है कि छींकने से, खांसने से, इस तरह से नहीं। आप लोग साथ में है ना, बर्थडे पार्टी भी कर सकते हो, केक को खा लो पीछे। तो सर वो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ या अनकम्युनिकेबल? बेटा कम्युनिकेबल ही हुआ, लेकिन उसमें है ना कोई जरूरी नहीं कि इंसानों का ही कांटेक्ट हो। यहाँ पे इंसानों का किसी न किसी तरह से कांटेक्ट तो हो ही रहा है ना, क्योंकि उसी इंसान के ब्लड को दूसरे तक पहुंचाया किया जा सकता है। जी, एजेंट की जगह पे है वेक्टर यूज कर सकते हैं ना, वेक्टर या एजेंट। या मॉस्किटो हो गया, वो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर ही सरवाइव करेगा, कभी भी एयर में नहीं जी सकता, और वो हमेशा ब्लड में ही जीता है।
ठीक है ना। आगे देखिए। हाँ जय वीरू बताओ भाई, क्यों हैंड रेज किया आप लोगों ने? मलेरिया उनको भी हो जाता है जानवरों? नहीं, जानवरों में मलेरिया नहीं होता। ये आपको बता ही रखा है ना कि दुनिया में सबसे कमजोर जो मैमल है वो इंसान है। हम ही लोग सबसे अधिक हैं। नहीं तो बेटा कोरोना अधिकतर जानवरों को भी तो हो जाता ना अब तक। कौन सा मतलब कि कुत्ते जो या गाय भैंस को आप मास्क लगा के घुमा रहे थे कोरोना में, लेकिन तो बच ही गए ना। अब गाय मास्क लगाएगी तो घास कैसे खाएगी? मतलब और मतलब मास्क किसी अगर भी मान लो लगा जानवर भी ले मतलब तो हमें जुगाली करेगी ना, इस तरह किसी मुंह भी जानवर चलाएगी, से। तो हर बार है ना झाग मास्क से बाहर आएगा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा आपको पता है नॉर्मल नॉर्मल जो कोल्ड एंड फ्लू होता है उसी को इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली कॉल्ड फ्लू। इट इज कॉज्ड बाय एन इन्फ्लुएंजल वायरस माइक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब जो नॉर्मल मौसम बदलने से सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। हाँ हमारी तो बन गई। ठीक है, तो बेटा इसको कहते हैं माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, पूरा नाम है इस वायरस का। ये एक वायरल डिजीज है। डॉक्टर के पास आते कहते कुछ नहीं, बालक ने वायरल हो रखा है, क्योंकि भाई दादी ऐसी समझती है जी। देयर एग्जिस्ट 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ए बी एंड सी। इन्फ्लुएंजा वायरस भी 3 तरह के होते हैं, ए बी सी। अब ए बी मतलब अमिताभ बच्चन नहीं। A and B type of influenza virus are important because these are responsible for causing of disease epidemics throughout the world. जो A, B और C 3 तरह का होता है ना, तो A और B ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के वायरल डिजीज के लिए। पूरी दुनिया में वायरस से होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं इन्फ्लुएंजा से, वो A और B ही करता है। The inhaled virus attack the epithermal cells. मतलब क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपको? मतलब सर कोरोना भी उसी का होगा मतलब कि? हाँ बिल्कुल, आप समझ सकते हो। जो ये फ्लू से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जैसे आपको फ्लू का सिम्टम क्या होता है, हमें फीवर आता है, जुकाम हो जाएगा, गले में दर्द हो जाएगा, तो ये भी आप मान सकते हो उसी कैटेगरी का होगा। लेकिन म्यूटेंट उसी का रूप बदला हुआ, क्योंकि ए और बी से आपको पता है लाखों टाइप के, पता नहीं कितने टाइप के वायरस हैं। फिर से सुन लेंगे। A and B types of influenza virus are important because these are responsible for causing of disease epidemics throughout the world. दुनिया में जितनी भी महामारियां फैलती हैं, बिल्कुल कोरोना का मानसू ने सही बोला कि जितनी भी महामारियां फैलती है, एपिडेमिक या पैंडेमिक जो भी होता है, वो इन्हीं के कारण होता है, ए और बी वाले वायरस के कारण, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। अब देखिए कैसे। The inhaled virus attack the epithermal cell in the mucous membrane of nose, throat and upper respiratory tract. ट्रैक्ट समझते हैं क्या होता है? TRACT, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझते हैं? आपने देखा होगा फेफड़े का स्ट्रक्चर देखा होगा। अब तो आप लोग अपनी किस्मत पे थोड़ा रो भी लो, 7वीं क्लास में मेरे से नहीं पढ़े, क्योंकि 7th क्लास में मैंने पूरा का पूरा बताया था बच्चों को ये लंग्स के बारे में, और उसमें जो क्या बोला मैंने, भी भूल ही गया मैं तो। ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब क्या ना, वो पैकेट्स, एयर पैकेट टाइप के होते हैं फेफड़ों के अंदर, ठीक है ना, वो सेल्स होते हैं गांठ गांठ जैसी पूरी, उसी में हवा भरी होती है, उसी से निकलती है भरती, तो इस पे जाके अटैक करता है। तुमको तो यूज भी नहीं कर रहे, तुम खत्म हो गए, खोसो भाई इसको। अरे हाँ जी बोलिए ना। सर इन्फ्लुएंजा वायरस का कब शरीर के किस हिस्से पर डिफेक्ट करता है? बेटे मैंने वही तो बताया आपको, गले में रेस्पिरेटरी, सांस से रिलेटेड जो मामला होता है। आप नाक से सांस लेते हो, गले में हमारा विंड पाइप होता है, क्योंकि मुंह से भी तो सांस लेते हैं ना, कभी कभी बोलते समय भी सांस हवा जा रही है, तो हमारा विंड पाइप, हमारा नोज, गला जो होता है थ्रोट, और हमारा जो ये है क्या नाम है, लंग्स, या तो ये सारी चीजें इफेक्टेड होती है।
देखते हैं। ओके सर। Influenza is spread mainly from person to person contact and by droplet infection via sneezing, coughing or talking. ठीक है, जब हम टॉकिंग कर रहे हैं तो हवा में ना पार्टिकल्स माउथ से, क्योंकि हवा जब बाहर आती है, साउंड चैप्टर 8 क्लास से पढ़ा होगा आप लोगों ने, मास्क ऊपर कर लीजिए प्लीज। तो जब हम, पता है आवाज कैसे बाहर आती है, ये जो मैं बोल रहा हूं कैसे आपको सुनाई पड़ रहा है, क्या अंदर से कुछ ना कुछ तो बाहर आ रहा है। अंदर से मैं अपने इस थ्रॉट, ये जो वोकल कोड होता है गले में ना, उस पे तेजी से हवा को मैं फेंकता जाता हूं। आप बोल रहे हो या हम बोल रहे हैं, तो जैसे इस वोकल कोड पे उस हवा का प्रेशर आता है ना, तो उसमें वाइब्रेशन होता है, तब आपको आवाज सुनाई पड़ती है। तो अंदर से एक्सहेल कर रहा हूं। आप, ऐसा होता है क्या कि बिना रुके हुए द द द द द द बोलते चले गए, कबड्डी 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 करते, फिर रुकना तो पड़ता है ना, सांस चढ़ जाती है, क्योंकि आप केवल कबड्डी तभी बोल सकते हो बार बार बिना रुके, जब हमेशा सांस बाहर छोड़ते जा रहे हो, और लोगे नहीं तो फिर तो कैसे, एयर की कमी हो जाएगी। तो यही होता है, जब भी आप बोलते हो तो सामने वाले के पास आपके एयर के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू एक्सेल जो कर रहे हो, पार्टिकल्स उस तक पहुंच सकते हैं और उससे इन्फेक्शन उसको लग सकता है। ठीक है। द कॉमन सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा डिजीज आर सडन ऑनसेट ऑफ chills, discharge from the nose, sneezing, fever, headache, muscle pain, coughing, inflammation of respiratory mucus and general weakness. सबसे पहले रीट है ना, कॉमन कोल्ड का सबसे पहला क्या होता है, वो नाक बहनी स्टार्ट हो जाएगी। छोटे बच्चे सब इंग्लिश मीडियम पढ़ाते तो नोजी बोलते हैं, है ना, तो हम लोग तो भाई नेपाली से सीखना पड़ेगा जी। जो आपके दिमाग पे क्लिक करे वही बात सुनो। तो जो भी नोज बहनी स्टार्ट होती है, सर्दी जुकाम है, तो पहले हमको पता है क्या होता है, पहले हैंकी मिल जाएगा। छोटे बच्चे को, मैंने एक छोटा बच्चा देखा, तो गाड़ी पे ना वो घुमाते नहीं है ट्रॉली में, जो उनका होता है गाड़ी, तो उस बच्चे के ट्रॉली के आगे एक बकेट बना हुआ था, टोकरी जैसा, तो उसमें एक हैंकी भी रखा हुआ था, एक छोटा मोबाइल फोन भी रखा हुआ था, और उस बच्चे को पता था बार बार मेरे को हैंकी लेना है, नोजी साफ करना है, फिर यहीं रख दे, तो मम्मा मेरे को कूट देगी। इतने छोटे बच्चे समझदार होते हैं, और बड़े कहीं पर भी साफ कर देंगे। चलिए, अब प्रिवेंशन क्या हो सकती है, तो भाई डॉक्टर विजेंद्र दवास के पास जाइए। और क्या, वी शुड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम फ्लू पेशेंट। देखिए, सबसे प्रिवेंशन मतलब उपाय क्या है ना, कि आप कभी भी किसी को अगर फ्लू हुआ है, बुखार सर्दी जुकाम हुआ है, तो आप उसके पास में जाओगे तो निश्चित रूप से आपको भी लग जाना है, वो वायरल तो लग ही जाएगा। हाँ, जो मैं इन्फ्लुएंजा नॉर्मल सुनने में लगता है सर्दी जुकाम, लेकिन इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है, उस क्या कारण है कि कभी कोई इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बना नहीं पाए हम लोग, है ना। देखिए, देयर इज नो इफेक्टिव कंट्रोल फॉर इन्फ्लुएंजा। ऐसा कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है कि आपने जिंदगी में कोई ऐसा जुगाड़ उपाय कर लिया, वैक्सीन ले ली और आपको कभी सर्दी जुकाम होगी, ऐसा नहीं हो सकता। However, vaccine are used for the control of infection of antiviral drug are used for cure. Amantadine and rimantadine are recommended for the treatment of influenza. Rest speeds up the recovery. मेडिसिन तो है, आपको ये 2 दवा दी जाएगी, वो वायरस धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, 4-5 दिन लगेगा, आपका बॉडी नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एक सुआ लगा है, क्योंकि कोई भी ऐसा वैक्सीन आज तक नहीं बना है कि आपको वैक्सीन लगा दी जाए और आपको कभी हो ही नहीं वो चीज। वायरल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कर सकते। और वायरस क्या होता है ना, देखिए, अब ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर वायरस ही क्यों, बैक्टीरिया क्यों नहीं? क्योंकि वायरस एक किसी भी सिचुएशन में रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, वो हमेशा मरा हुआ है, आपके बॉडी में जब तक नहीं जाता तब तक ना उसको ब्रीदिंग करना है, ना फीडिंग करना, कुछ भी नहीं करना। 8th क्लास में मैंने अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, 2nd चैप्टर, तो बच्चों को बताया था कि वायरस एक नॉन लिविंग है और लिविंग, दोनों के बीच का है, ठीक है ना। अगर वो किसी की होस्ट के बॉडी में जाता है तो उसे न्यूट्रिशन लेके सरवाइव करता है,
और अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो कोई नुकसान नहीं, मरा हुआ है, उससे कुछ नहीं होना। पिछले बार कोरोना में भारत के एक वैज्ञानिक या डॉक्टर ने कहा कि WHO का कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे ही कोई कोविड पेशेंट डेड कर जाता है, मर जाता है, जब वो डेड कर गया तो उसके बॉडी का सारा न्यूट्रिशन भी खत्म, ठीक है, तो जो वायरस उसके बॉडी के अंदर रहेंगे वो भी खत्म हो जाते हैं। जब आपको खाना ही नहीं मिलेगा तब तो खुद भी तो मर ही गया ना। फिर भी उसको इतना प्रिकॉशन के साथ जलाना वलाना कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना, ये फालतू फंड की बातें थी। लेकिन फिर भी वो जान करके पूरा फैलाया गया इस तरह का मामला, ताकि लोग समझ पाए, इस चीज को लेकर सके। पिछली बार तो भाई भगवान ना करे ऐसा कुछ। चल, अब जॉन्डिस या हेपेटाइटिस की बात करें, हम और हर्षु आप दोनों तो भोग चुके हैं, भगवान ना करे किसी को। जॉन्डिस और हेपेटाइटिस इज द डिजीज ऑफ लीवर। ये हमारे लीवर या यकृत या कलेजा है ना, वो जिगर कलेजा देखा है ना आप लोगों ने। जॉन्डिस हेपेटाइटिस जो हमारे लीवर या यकृत की बीमारी होती है। सिंस लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन बॉडी, सो its inflammation due to jaundice affects digestion adversely। अगर आपको जॉन्डिस होता है, जैसे पीलिया हो जाता है ना, तो सबसे पहले घर वाले जो दादा दादी हैं, पुराने जमाने वाले लोग, वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं अब तुमको तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाना, नमक हल्दी का खाना खाना होगा, है ना। ये इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जॉन्डिस जब होता है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर इफेक्टेड होता है, और कोई भी चीज का डाइजेशन हमारा लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, उसको कंट्रोल करता है डाइजेशन में। तो इसलिए हमारे लीवर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हल्का फुल्का खाना, बिना मसाले वाला खाना खाते हैं। जॉन्डिस नो नो नो, किसने कह दिया? उससे बेटा आपको डायबिटीज होने का खतरा होता है। ज्यादा रिलैक्स मोड में रहने के लिए, मैंने सुना है कि तुम बहुत सोती, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। आपका लिखते पढ़ते रहना ही एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा शरीर उस चीज के लिए नहीं बना हुआ है। अब क्या करे बच्चा सब भी भाई, कहाँ जाए, या तो पढ़ो, ऑनलाइन करो, घर पे ही पढ़े रहो। अब तो वो जमाना ही खत्म हो गया जब टाइम होता था कि 3 से 5 या 6 का टाइम होगा, लड़का लड़की जो भी है, बच्चे अपना अपना ग्रुप बना के प्लेग्राउंड होता था, खेलते थे। अब वो टाइम कहाँ रहा, फोन से फुर्सत मिले किसी को तब तो। कोरोना की वजह से। हाँ ये भी है। चलिए देखिए, लेके महाकाल का नाम, सारी बीमारियों को खत्म करेंगे हम। Jaundice is caused by viral infection. The type of hepatitis are hepatitis A, B, C, D, E, G. F को छोड़ के सब है, G तक हेपेटाइटिस के टाइप्स। एक्सपर्ट एक्सेप्ट फॉर टाइप B। टाइप B को अगर आप छोड़ दो, विच इज अ DNA वायरस, ये DNA वायरस है। ऑल द अदर आर RNA वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस इज स्प्रेड मोस्टली बाय फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद हेपेटाइटिस वायरस। अगर कोई पानी या खाना हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्टेड है और आप वो खा लेते हो, तो आपको हेपेटाइटिस होगा। ब्लड के सर्कुलेशन से भी और फिजिकल रिलेशन से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, पहले आप सारे वायरसेस के बारे में बात करेंगे, हेपेटाइटिस ए के ऊपर आते हैं। मजा तो वही रहा होगा आप लोगों को पढ़ के, गुड। अच्छा, एक सेकेंड बेटा, जरा क्या कहते हैं, उदित को भेज दूं। मैं फिर से लिंक सेंड कर रहा हूं, आप लोग फिर से ज्वाइन करना, क्योंकि टाइम अप हो जाएगा, ठीक है। फिर से करते हैं।